कभी-कभी ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि मतलब छत्तीसगढ़ के किसी बहुत ही दूर-दराज वाले गाँव में गाया जाने वाला कोई पारंपरिक लोकगीत हम्म। और पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैरता हुआ कोई अत्याधुनिक सैटेलाइट, बिल्कुल। ये दोनों किसी ना किसी तरह से एक ही कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन यही है। हाँ, आज 26 मार्च 2026 के कई महत्वपूर्ण स्रोत और आंकड़े हमारे सामने हैं और हमारा मकसद यही है कि इन ढेरों जानकारियों के अंबार से हम वो क्यों और कैसे निकाल कर लाएं जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाता है। सही बात है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कोई भी घटना ना मतलब वो हवा में नहीं होती। हम्म। चाहे वो कला का डिजिटलाइजेशन हो या फिर वैश्विक व्यापार के जटिल नियम, सब आपस में गुंथे हुए हैं। आज हम सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन तंत्रों को, उन मैकेनिज्म्स को समझेंगे जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। चलिए तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हमारी पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा है। यानी हमारी संस्कृति। बिल्कुल, हमारी जड़ें। हमारे स्रोतों में संस्कृति मंत्रालय और यूट्यूब के बीच हुई एक नई और बहुत ही दिलचस्प साझेदारी का जिक्र है। अच्छा। हाँ, इसका उद्देश्य भारतीय परंपरागत लोक और जनजातीय संगीत को डिजिटल रूप से बढ़ावा देना है। मतलब इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक जीवंत डिजिटल म्यूजियम बना रहे हैं। एक डिजिटल म्यूजियम, सही कहा। एक ऐसा म्यूजियम जहाँ कला किसी पुरानी इमारत में वो कृपया छुए नहीं वाले कांच के बॉक्सों के पीछे बंद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के फोन में धड़क रही है। लेकिन क्या? यहाँ मेरे मन में एक गहरी शंका है। मतलब क्या पारंपरिक और जनजातीय संगीत जैसी इतनी अनूठी चीज को YouTube जैसे इतने बड़े कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर लाने से उसकी मूल आत्मा बची रहेगी? हम्म, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है ना? क्या हम अपनी संस्कृति का व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कला को विलुप्त होने से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका उसे कांच के बक्से में कैद करना नहीं है, तो फिर क्या है? उसे अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। जब हम YouTube के एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। हम्म। यह एक रिकमेंडेशन इंजन है। हाशिए पर पड़े समुदायों की जो कला है, उसे पारंपरिक रूप से बड़े मंच या मार्केटिंग बजट तो मिल नहीं पाते। सही बात है। लेकिन YouTube का एल्गोरिथम वो भूगोल या बजट नहीं देखता, वो एंगेजमेंट देखता है। अच्छा, मतलब अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। यदि कोई सुदूर गांव का वाद्य यंत्र, जैसे कि कोई पारंपरिक बांसुरी या ढोल, हम्म। किसी श्रोता को पसंद आता है, तो एल्गोरिदम उसे दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लाखों श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। अरे वाह! इससे होता यह है कि कलाकारों को एक सीधा दर्शक वर्ग मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। ये बात तो है। जब किसी पारंपरिक कला से आजीविका चल सकती है, तभी तो नई पीढ़ी उसे सीखने के लिए प्रेरित होगी ना। ये नजरिया वाकई मतलब सोचने पे मजबूर करता है। यानी संरक्षण का असली मतलब कला को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखना है। एकदम सही। और इसी प्रासंगिकता को एक भौतिक रूप में मतलब जमीन पर उतारने का काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, खेलो इंडिया जनजातीय खेल के जरिए। बिल्कुल, हमारे पास जानकारी है कि वहाँ इसका पहला संस्करण शुरू हुआ है। देखिए, जब हम YouTube की बात कर रहे थे, तो वो एक डिजिटल मंच था। लेकिन ये जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल है, ये उसी समावेशी सोच का एक फिजिकल विस्तार है। मतलब एक जमीनी स्तर पर। हाँ, जनजातीय समुदायों में पारंपरिक खेलों की एक बहुत समृद्ध लेकिन छिपी हुई संस्कृति रही है। आधुनिक और ओलंपिक खेलों की चकाचौंध में ये खेल कहीं दब गए थे। सही बात है। इस पहले संस्करण के साथ उन पारंपरिक खेलों और एथलीट्स को सिर्फ एक मैदान नहीं मिल रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का संगठित ढांचा मिल रहा है। एक पूरा फ्रेमवर्क। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब उनके पास पेशेवर कोच, स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट और डाइट प्लान जैसी सुविधाएं होंगी। और ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि ये एक तरह से उस पहचान को मुख्य धारा में लाने का जश्न है। हाँ, बिल्कुल। और इसी मुख्य धारा और विश्व स्तरीय मंच की जब हम बात करते हैं तो हमारे स्रोतों में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 यानी IFFD का भी काफी प्रमुखता से उल्लेख है, जो कि भारत मंडपम में हो रहा है। हाँ, मतलब एक तरफ हम छत्तीसगढ़ के जंगलों और गांवों से पारंपरिक खेलों को सामने ला रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के बीचों बीच भारत मंडपम जैसे अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर की कहानियों और फिल्मों का जश्न मना रहे हैं। इन दोनों के बीच आपको क्या समानता दिखती है? समानता मंच के लोकतंत्रीकरण में है, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा,
इसे थोड़ा आसान शब्दों में बताएं। भारत मंडपम देखिए सिर्फ एक बड़ी इमारत नहीं है, ये एक संदेश है। जब कोई देश अपनी सांस्कृतिक विविधता को, चाहे वो फिल्में हों या कला, ऐसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का साथ देता है, तो वो दुनिया को बताता है कि हमारे पास वैश्विक स्तर पर अपनी कहानी कहने की क्षमता है। बहुत खूब। संस्कृति को केवल संरक्षित नहीं किया जा सकता, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने पेश करना होता है। सही कहा। अब यहाँ से चर्चा को एक कदम आगे ले जाते हैं, क्योंकि जब हम मंच और पहुंच की बात कर रहे हैं तो ये पहुंच हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि असली सशक्तिकरण वो है जहां किसी के लिए कोई ढांचागत बाधा ना हो। इसी तर्क के आधार पर हमारे स्रोत एक बहुत ही शानदार पहल की ओर इशारा करते हैं। येस टू एक्सेस पहल है ना? येस टू एक्सेस। येस टू एक्सेस से सामाजिक न्याय मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD और विकलांग व्यक्तियों के संगठन APD ने मिलकर शुरू किया है। इस येस टू एक्सेस पहल का महत्व बहुत गहरा है। हम अक्सर सुगम्यता या एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ एक इमारत के बाहर रैंप बना देना या लिफ्ट लगा देना समझ लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये पहल यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांत पर काम करती है। यूनिवर्सल डिजाइन? हाँ, यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है कि किसी भी उत्पाद, सेवा या वातावरण को इस तरह से बनाया जाए कि वो बिना किसी विशेष बदलाव के हर किसी के लिए उपयोग में आसान हो। मतलब चाहे वो व्यक्ति विकलांग हो या न हो। बिल्कुल। ये शिक्षा प्रणाली, रोजगार के अवसरों और डिजिटल वेबसाइट्स तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में है। अरे वाह! ये विकलांग व्यक्तियों को मतलब दया की दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें समान अधिकार देने का एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। और जब ढांचागत बदलाव या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है ना, तो हमारे सामने एक और बहुत बड़ी बाधा होती है। कौन सी? लाल फीताशाही और नौकरशाही का जाल। बिल्कुल। स्रोतों में एक PRSG पोर्टल का जिक्र है, जिसे रेल ओवरब्रिज यानी ROB और रेल अंडरब्रिज की मंजूरी को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। सही। मैं इसे एक VIP एक्सप्रेस लेन की तरह देख रही हूँ, जो फाइलों के उस ट्रैफिक जाम को खत्म कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। क्या खटक रहा है? अगर हम तकनीक का इस्तेमाल करके किसी पुल को बनाने की मंजूरी इतनी तेजी से दे रहे हैं, तो क्या हम जल्दबाजी में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या ये VIP लेन खतरनाक नहीं हो सकती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्रिज्म SG काम कैसे करता है। कैसे करता है? देखिए, पहले मंजूरी में जो देरी होती थी ना, वो इसलिए नहीं होती थी कि सुरक्षा की जांच बहुत बारीकी से हो रही थी। अच्छा। देरी इसलिए होती थी क्योंकि प्रक्रिया क्रमिक थी, मतलब सीक्वेंशियल। एक के बाद एक। हाँ, पहले फाइल रेलवे के पास जाएगी, महीनों वहां पड़ी रहेगी, फिर पास होकर राज्य सरकार के पास जाएगी, फिर नगर निगम के पास। ओहो, ये तो सच में मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। एक तरह का लॉजिस्टिकल दुस्वप्न था ये। लेकिन PRSM SG पोर्टल नियमों को दरकिनार नहीं करता, बल्कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग या समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करता है। मतलब सब एक साथ? बिल्कुल। ये एक एकीकृत क्लाउड डेटाबेस है, जहां रेलवे, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन सभी एक ही समय में एक ही डिजिटल ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं। अरे वाह! और अपनी आपत्तियां वहीं दर्ज कर सकते हैं। यानी सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं हो रहा है, सिर्फ संचार की बाधाओं को खत्म किया जा रहा है ताकि काम समय पर हो। समझ गई। तो ये नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि सिस्टम को स्मार्ट बनाना है। बिल्कुल स्मार्ट बनाना है। और जब हम स्मार्ट सिस्टम और बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा से ज्यादा बुनियादी क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। हमारे डेटा में एक बहुत ही आकर्षक आंकड़ा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मार्च 2026 तक देश में 9.96 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ दी गई है। 9.96 गीगावाट। अब ये 9.96 गीगावाट सुनने में तो बस एक भारी भरकम तकनीकी नंबर लगता है। इसे हम कैसे समझें? क्या ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है या इसका जमीन पर कुछ असल प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये 9.96 गीगावाट सिर्फ एक नंबर नहीं है। तो क्या है? इसे ऐसे समझें, 1 गीगावाट से मोटे तौर पर लाखों घरों को बिजली मिलती है। तो हम यहाँ करोड़ों घरों की छतों की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो ये योजना ला रही है, वो तकनीकी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक है। मनोवैज्ञानिक कैसे? वो है नेट मीटरिंग का तंत्र। नेट मीटरिंग
इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक रूप से आम नागरिक हमेशा ऊर्जा का उपभोक्ता रहा है, कंज्यूमर। हाँ, हम ग्रिड से बिजली लेते हैं और बिल भरते हैं। सही कहा, महीने के अंत में बिल चुकाते हैं। लेकिन सूर्य घर योजना में जब आपकी छत पर सोलर पैनल लगता है तो उसके साथ एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है। अच्छा, दोनों तरफ चलने वाला मीटर। हाँ, दिन के समय जब धूप तेज होती है, आपका घर जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है। ये अतिरिक्त बिजली वापस ग्रिड में चली जाती है और आपका मीटर उल्टा घूमने लगता है। अरे वाह, मतलब बिल कम हो जाता है। बिल कम ही नहीं, इसका मतलब है कि आम नागरिक अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा, वो एक उत्पादक बन गया है, प्रोड्यूसर। प्रोज्यूमर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ये पावर ग्रिड के विकेंद्रीकरण और ऊर्जा के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ तो विषय और भी अधिक रोचक हो जाता है। मतलब ऊर्जा का लोकतंत्रीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास एक मजबूत नींव तो बनाते हैं, लेकिन कोई भी देश सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर सिमटकर नहीं रह सकता। एकदम सही बात है। उसे अपनी नजरें ऊपर उठानी होती हैं, और नजरें उठाने से मेरा मतलब है सीधे अंतरिक्ष की ओर देखना। इसरो की तरफ? हाँ, इसरो ने हाल ही में समुद्री निगरानी के लिए ओशनसैट 4 लॉन्च किया है। मैं तो इसे अंतरिक्ष में लगा हुआ एक विशाल मैरीटाइम सीसीटीवी कैमरा मान रही हूँ, जो समंदर पर नजर रखता है। मैरीटाइम सीसीटीवी कैमरा एक दिलचस्प उपमा तो है, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। अच्छा? हाँ, ओशनसैट 4 कोई ऐसा साधारण कैमरा नहीं है जो जहाजों की तस्वीरें खींचता है। ये उससे कहीं अधिक जटिल है। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे स्कैटरोमीटर और ओशन कलर मॉनिटर। ये समुद्र की सतह के तापमान, हवा की दिशा और यहाँ तक कि फाइटोप्लैंक्टन को मापता है, जिससे ये पता चलता है कि मछलियों के झुंड कहाँ हैं। अरे वाह, मतलब मछुआरों के लिए बहुत काम का है। बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जहाजों के वेग को ट्रैक कर सकता है। वेग मतलब जहाज के पीछे पानी में जो लकीर बनती है। एकदम सही। आज दुनिया का 80% से अधिक व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। कोई भी देश हर जगह अपने कोस्ट गार्ड के जहाज तो तैनात नहीं कर सकता ना। हाँ, ये तो असंभव है। इसलिए ओशनसैट 4 अंतरिक्ष से अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती या संदिग्ध गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी देता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की ढाल है। और व्यापार मार्गों की इसी सुरक्षा का मतलब सीधा कनेक्शन हमारे अगले बिंदु से है, जो कि कैमरून में है। हाँ, जो हमें याओंडे कैमरून ले जाता है। वहाँ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ हमारे पास अंतरिक्ष में ओशनसैट 4 है, जो व्यापारिक जहाजों की भौतिक सुरक्षा कर रहा है। सही। और दूसरी तरफ हमारे नीति निर्माता कैमरून में बैठकर उन जहाजों पर लदे सामान के व्यापार के नियम तय कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही तार जोड़े हैं। ओशनसैट 4 जहाजों को सुरक्षित करता है, लेकिन उन जहाजों में रखा माल किस कीमत पर बिकेगा और क्या विकासशील देशों के किसानों को उस माल का सही दाम मिलेगा, ये सब WTO के इस सम्मेलन में तय होता है। कैमरून में हो रहा ये सम्मेलन विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अहम है। जब हम ग्लोबल साउथ कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक शब्द है? नहीं, ये मुख्य रूप से एक भू राजनीतिक और आर्थिक शब्द है। अच्छा। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो विकासशील देश शामिल हैं जिनका औद्योगिकरण देर से हुआ। समझ गए। अक्सर वैश्विक व्यापार के नियम विकसित देशों द्वारा इस तरह बनाए जाते हैं जो उनके अपने किसानों या उद्योगों को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि वो जो भारी कृषि सब्सिडी देते हैं। बिल्कुल, भारी एग्रीकल्चरल सब्सिडी देना, जिससे ग्लोबल साउथ के किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला ही नहीं कर पाते। ये तो बहुत नाइंसाफी है। इसीलिए कैमरून के इस बैठक में विकासशील देश एक साथ मिलकर इन अनुचित नियमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो चाहे अंतरिक्ष से समुद्री रास्तों की निगरानी हो या कैमरून में कूटनीतिक बातचीत, ये सभी एक देश के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के ही अलग अलग मोर्चे हैं। इसे कहते हैं असली डीप टाइम। बिल्कुल। हमने तकनीक और व्यापार को समझा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक और चेहरा होता है जो कागजों और संधियों से बहुत परे होता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ लोगों से लोगों के जुड़ाव की। हमारे पास 2 ऐसी जानकारियां हैं जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ आज 26 मार्च 2026 को बांग्लादेश अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सही। और दूसरी तरफ मनीला, फिलीपींस में
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है। ये दोनों क्षेत्रीय कूटनीति या रीजनल डिप्लोमेसी के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, कूटनीति केवल विदेश मंत्रालयों के बंद कमरों में नहीं होती। बांग्लादेश का 55वां स्वतंत्रता दिवस एक साझा इतिहास का प्रतीक है। जब दो देश एक साथ किसी ऐतिहासिक संघर्ष को याद करते हैं तो वो भविष्य के गठबंधनों के लिए एक बहुत मजबूत भावनात्मक नींव तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं और यही सॉफ्ट पावर हमें मनीला में होने वाली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी दिखती है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रैकेट से शटलकॉक मारना भी एक तरह की कूटनीति है? बिल्कुल, इसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कहा जाता है। अरे वाह! जब दो देशों के बीच राजनीतिक तनाव होता है ना, तो अक्सर आधिकारिक बातचीत बंद हो जाती है। हाँ, दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन खेल के मैदान एक न्यूट्रल, एक तटस्थ और गैर धमकाने वाला मंच प्रदान करते हैं। जब खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, दर्शक एक साथ बैठते हैं और अधिकारी अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, तो ये बर्फ पिघलाने का मतलब आइस ब्रेकिंग का काम करता है। ये एक ऐसा मंच है जहां देश अपनी ताकत भी दिखाते हैं और सांस्कृतिक संबंध भी बनाते हैं, बिना किसी युद्ध या संधि के। एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर पे नजर डालें, तो हमने शुरुआत की थी YouTube के एल्गोरिथम से, जो छत्तीसगढ़ के एक जनजातीय गीत को विलुप्त होने से बचाकर बिल्कुल वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे येस टू एक्सेस पहल और प्रिज्म SG पोर्टल, जो समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करता है, वो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था से बाधाओं को हटा रहे हैं। सही बात है। हमने सूर्य घर योजना के तहत 9.56 गीगावाट के उस आंकड़े को समझा, जो नेट मीटरिंग के जरिए एक आम नागरिक को उपभोक्ता से ऊर्जा का उत्पादक बना रहा है, प्रोज्यूमर बना रहा है। हाँ, और अंत में हमने ये जाना कि कैसे अंतरिक्ष में ओशनसैट 4 के स्कैट्रोमीटर से लेकर कैमरून में WTO की मेज पर हो रही चर्चाओं तक, और मनीला के बैडमिंटन कोर्ट से लेकर बांग्लादेश के साझा इतिहास तक, सब कुछ एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक तस्वीर का हिस्सा है। और इन सब को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप अगली बार कोई खबर पढ़ेंगे तो आप उसे एक अलग थलग घटना के रूप में नहीं देखेंगे। आपको उसके पीछे का पूरा तंत्र दिखाई देगा। ये समझ में आएगा कि कैसे स्थानीय बुनियादी ढांचा वैश्विक मंच पर एक देश की आवाज को मजबूत करता है और कैसे तकनीक उस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय संगत बनाती है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सोचने वाली बात है कि आज हमने देखा कि कैसे हमारी स्थानीय संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमर हो रही है, और कैसे अंतरिक्ष तकनीक हमारे महासागरों पर नजर रख रही है। अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो भविष्य की क्या तस्वीर बनती है? ये एक दिलचस्प सवाल है ना? सोचिए, जब आज से कुछ दशकों बाद सैटेलाइट इंटरनेट पूरी पृथ्वी के चप्पे चप्पे को जोड़ देगा, तो क्या हमारी मानव सभ्यता, हमारी भाषाएं और हमारी कलाएं केवल पृथ्वी के सर्वरों में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में परिक्रमा करते उपग्रहों के विशाल डेटाबेस में सुरक्षित रहेंगी? अरे वाह! क्या आने वाले समय में हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंतिम बैकअप सितारों के बीच होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पहचान कभी विलुप्त नहीं होगी? ये एक ऐसा विचार है जो संस्कृति और विज्ञान की सीमाओं को हमेशा के लिए मिटा देता है। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।